नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं बुकबानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी किताबों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की किताबों की दुनिया में। आज हम बात करेंगे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरेलेस की किताब आइकिगाई के बारे में। ये किताब हमें जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा ले जाती है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा स्वस्थ और खुशहाल बुजुर्ग रहते हैं। हम जानेंगे कि उनकी लंबी उम्र का राज क्या है और ये इकिगाई क्या है, जिसे जापानी लोग जीवन का सबसे बड़ा खजाना मानते हैं। तो ये चर्चा सिर्फ लंबी उम्र के बारे में नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य से भरा जीवन जीने की कला के बारे में है। जी, और किताब की शुरुआत ही एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। हाँ, हम हर सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं? ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, पर इसका जवाब बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग शायद कहेंगे नौकरी पर जाना है या घर के काम है। हाँ, एक रूटीन है बस। बिल्कुल, लेकिन ओकिनावा के लोगों के पास इसका एक ज्यादा गहरा जवाब है, और वही है इकिगाई। इकिगाई, इसका मतलब क्या है? जीने की वजह। हाँ, जीने की वजह या जीवन का उद्देश्य। पर ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। एक एहसास कि आपकी जिंदगी का कोई मतलब है। मुझे इसमें एक बात बहुत अच्छी लगी। किताब कहती है कि इकिगाई का मतलब कोई बहुत बड़ा, दुनिया बदलने वाला मिशन होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये आपके बगीचे की देखभाल करना हो सकता है, या अपने पोते पोतियों के साथ खेलना। हाँ, कोई भी छोटी चीज जो आपको हर दिन खुशी दे, जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करे, वो आपका इकिगाई हो सकती है। ये हमारी आज की हसल कल्चर वाली दुनिया से कितना अलग है, जहां हर किसी पर कुछ बड़ा करने का दबाव होता है। और यहीं पर पूर्वी और पश्चिमी सोच का एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। कैसे? जैसे पश्चिमी देशों में कोई पूछता है आप क्या करते हैं, और जवाब आपकी नौकरी या आपके प्रोफेशन से जुड़ा होता है। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं। जी, पहचान काम से जुड़ी है। लेकिन जापान में, ओकिनावा में सवाल होता है, आपका इकिगाई क्या है? अच्छा, तो जोर इस बात पे नहीं है कि आप पैसे कैसे कमाते हैं, आपसे लिए। बल्कि इस पे कि आपको किस चीज से खुशी मिलती वो है। सही पकड़ा, जोर उद्देश्य पर है, पद पर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की नौकरी चली जाए या वो रिटायर हो जाए, तो पश्चिमी सोच के हिसाब से उसकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खत्म हो जाता है, इंसान अंदर से टूट जाता है। टूट जाता है। क्योंकि पहचान बाहरी चीज पर टिकी थी, लेकिन इकिगाई वो अंदर से आता है, वो आपकी आत्मा की आवाज है। तो मुश्किल समय में भी वो आपके साथ रहता है। हमेशा। इसीलिए किताब ओकिनावा को शतायु लोगों का द्वीप कहती है। वहां के लोग सिर्फ जी नहीं रहे, वो एक उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। इसी से जुड़े एक और बात है, हम्म, रिटायरमेंट की। हम्म। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि जापानी संस्कृति में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उनके लिए काम का मतलब रुकना नहीं है, बल्कि शायद काम का स्वरूप बदलना है। किताब में ओकिनावा के बुजुर्गों का एक वाक्य है जो मेरे दिमाग में बैठ गया, अगर हम रुक गए तो हम मर जाएंगे। ये निष्क्रियता को मौत के बराबर मानने जैसा है। उनके लिए रुकने का मतलब है अपनी जीने की वजह को खो देना। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर किसी को अपना इकिगाई पता ही ना हो तो वो उसे खोजे कैसे? अच्छा सवाल है। और किताब कहती है कि ये एक दिन में नहीं मिलता। ये एक खोज है, एक प्रक्रिया है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? कुछ आसान सवालों से खुद से पूछिए, मुझे क्या करना पसंद है? किस काम में समय का पता नहीं चलता? बिल्कुल। कौन सा काम मुझे ऊर्जा देता है, थकाता नहीं? हम्म। दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और आप किस काम में माहिर हैं? तो जहां इन सभी सवालों का जवाब आकर मिलता है, वही आपका इकिगाई है। तो पहली बड़ी बात यही है कि लंबी उम्र का राज दवा में नहीं, उद्देश्य में है। ठीक है, तो हमने क्यों को तो समझ लिया, मतलब इकिगाई का सिद्धांत। पर सवाल ये है कि ये फलसफा रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतरता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। और किताब ओकिनावा की जीवन शैली की एक बहुत साफ तस्वीर दिखाती है। और इसकी शुरुआत सुबह उठने से ही होती है। जी, उनकी सुबह हमारी सुबहों से बहुत अलग हैं। वहां दिन की शुरुआत अलार्म के शोर से या फोन की स्क्रीन से नहीं होती। तो फिर कैसे? वो शांति से उठते हैं, शरीर को हल्की स्ट्रेचिंग से जगाते हैं, शायद थोड़ी देर बागवानी करते हैं। मतलब शरीर और मन के बीच एक संतुलन बनाते हैं। और इस संतुलन में खान पान का बहुत बड़ा हाथ होगा। मैंने हारा हाची बू के बारे में पढ़ा है। हाँ, हारा हाचिबू, ये उनके खान पान का सबसे मशहूर सिद्धांत है। इसका मतलब है पेट 80% भरते ही खाना बंद कर दो। बिल्कुल।
सुनने में तो ये आसान लगता है, लेकिन आज की दुनिया में जहाँ ऑल यू कैन ईट का चलन है, कोई कैसे समझे है कि 80% पेट भर गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। किताब बताती है कि ये धीरे धीरे विकसित होने वाली आदत है। इसका एक तरीका है छोटी प्लेटों में खाना। अच्छा, तो आप स्वाभाविक रूप से कम खाएंगे? हाँ, और दूसरा, बहुत धीरे धीरे और चबाकर खाना। जब आप धीरे खाते हैं तो आपके दिमाग को पेट भरने का सिग्नल मिलने के लिए समय मिल जाता है। हम अक्सर बहुत तेजी से खाते हैं और दिमाग को सिग्नल मिलने से पहले ही पेट 100% से ज्यादा भर जाता है। सही बात है। और ज्यादा खाने से सिर्फ वजन नहीं बढ़ता, शरीर की सारी ऊर्जा उसे पचाने में लग जाती है, जिससे दिमाग सुस्त हो जाता है। और शरीर में भारीपन लगता है। बिल्कुल, 80% खाने से शरीर हल्का और ऊर्जावान बना रहता है। और वो क्या खाते हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण होगा। बहुत ज्यादा। उनकी डाइट में इंद्रधनुष के लगभग हर रंग की सब्जियां और फल होते हैं, खासतौर पर शकरकंद, टोफू, मांस बहुत कम। तो एक तरह से उनका मानना है कि खाना दवा की तरह होना चाहिए, बीमारी की वजह नहीं। आपने बिल्कुल सही सार बताया। और यही बात उनकी शारीरिक सक्रियता पर भी लागू होती है। मतलब वो जिम नहीं जाते? नहीं, वो घंटों पसीना नहीं बहाते। उनकी सक्रियता उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। चलना, बागवानी करना, दोस्तों से मिलने पैदल जाना। तो निरंतर हल्की फुल्की गतिविधि कभी कभार किए जाने वाले भारी व्यायाम से बेहतर है। कहीं ज्यादा फायदेमंद है। ये शरीर को लगातार गतिशील रखने का सिद्धांत है। ये तो हुई शारीरिक स्वास्थ्य की बात। मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं वो? उसके लिए उनके पास दो बहुत ही शक्तिशाली स्तंभ है। पहला है मोआय और दूसरा है फ्लो। मोआय। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये आज के समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक का सदियों पुराना समाधान है। मोआय का मतलब सिर्फ दोस्तों का समूह नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो क्या है ये? ये एक तरह का सामाजिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि वित्तीय सुरक्षा कवच है। ओकिनावा में बच्चे पैदा होते ही किसी न किसी मोआय का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब जीवन भर के लिए? हाँ, जीवन भर के लिए। ये 5-6 लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे का साथ निभाते हैं, नियमित रूप से मिलते हैं, अपनी खुशियाँ, अपने गम बांटते हैं। ये आज के सोशल मीडिया के हजारों दोस्तों वाली खोखली दुनिया से कितना अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। हम ऑनलाइन अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, लेकिन जब सच में किसी सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। जी। मोआई इस अकेलेपन का, जिसे अब एक महामारी माना जा रहा है, एक सटीक इलाज है। ये एक तरह का सामाजिक स्वास्थ्य बीमा है। और जब आपके पास ऐसा एक सुरक्षा कवच होता है तो शायद प्रतिस्पर्धा की भावना भी कम हो जाती होगी। बिल्कुल। मोआई में आपको हर समय खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको वैसे ही स्वीकार किया जाता है जैसे आप हैं। इससे एक मानसिक शांति मिलती होगी। और यही शांति हमें दूसरे सिद्धांत यानी फ्लो की ओर ले जाती है। फ्लो मतलब किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। हाँ बिल्कुल, किसी काम में इतने मग्न हो जाना कि आपको समय और अपने आसपास की दुनिया का कोई एहसास ही ना रहे। जैसे कोई कलाकार पेंटिंग करते हुए या कोई संगीतकार अपना साज बजाते हुए सब कुछ भूल जाता है। जी। किताब कहती है कि ओकिनावा के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में, चाहे वो खेती हो, बुनाई हो, इसी फ्लो की अवस्था को महसूस करते हैं। तो काम उनके लिए बोझ नहीं बल्कि एक तरह का ध्यान बन जाता है। और यही उन्हें मानसिक रूप से युवा और ऊर्जावान बनाए रखता है। लेकिन ये फ्लो की अवस्था आती कैसे है? इसके लिए एक संतुलन बहुत जरूरी है। काम ना तो इतना आसान हो कि आप बोर हो जाएं और ना ही इतना मुश्किल कि आप तनाव में आ जाएं। चुनौती और आपकी क्षमता के बीच एक सही संतुलन। हाँ, और एक चीज जो फ्लो की सबसे बड़ी दुश्मन है वो है मल्टीटास्किंग। जिसे आज के समय में एक खूबी माना जाता है। पर यह हमारी एकाग्रता को खत्म कर देती है। ओकिनावा के लोग एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं। तो मोआई और फ्लो, हाँ। ये दोनों हमें सिखाते हैं कि गहरे रिश्ते और उद्देश्यपूर्ण काम एक संतुष्ट जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। बिल्कुल, अकेलापन एक बीमारी है और अच्छे रिश्ते उसकी दवा। फ्लो की ये अवस्था रोजमर्रा के तनाव से निपटने का एक शक्तिशाली तरीका लगती है, लेकिन जिंदगी में बड़े ज्यादा गहरे तनाव भी तो होते हैं। और किताब इस पर भी एक बहुत ही अलग नजरिया देती है। क्या नजरिया है? देखिए, हमारी दुनिया में सिखाती है कि तनाव एक दुश्मन है, जिससे लड़ना है, जिसे खत्म करना है। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट की पूरी इंडस्ट्री इसी पर बनी है। लेकिन ओकिनावा के लोग तनाव से लड़ते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं। वो इसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। स्वीकार करते हैं? हाँ, किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। वे नकारात्मक भावनाओं को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानते हैं। शिक्षक,
ये थोड़ा और समझाइए। मतलब दुख आपको सिखाता है कि आपके लिए क्या जरूरी है, डर आपको आने वाले खतरे से आगाह करता है। जब आप इन भावनाओं से लड़ना बंद कर देते हैं और उनकी सुनने की कोशिश करते हैं, तो उनका आप पर जो नकारात्मक असर होता है वो कम हो जाता है। तो ये उन्हें दबाने के बारे में नहीं, बल्कि समझने के बारे में है। बिल्कुल। और शायद माइंडफुलनेस मतलब सचेत रहने की आदत इसमें मदद करती है। जिसे सरल भाषा में कह सकते हैं, जो भी कर रहे हो पूरे मन से करो। हाँ, अगर चाय पी रहे हैं तो बस चाय पीजिए, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, कप की गर्माहट, सब पर ध्यान दीजिए। ये आदत दिमाग को अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से निकालकर वर्तमान में ले आती है। और जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तो तनाव के लिए जगह ही नहीं बचती। जी, और इसी से जुड़ा है उनका मृत्यु के प्रति नजरिया। वो मौत से डरते नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। वो उसे जीवन के चक्र का एक जरूरी और स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। इस स्वीकृति से एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव आता है। क्या बदलाव? जब आप ये मान लेते हैं कि आपका समय सीमित है, तो आप हर दिन को एक तोहफे की तरह देखने लगते हैं। आप छोटी छोटी चीजों की कदर करना सीख जाते हैं। हाँ, आप हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करते हैं। यहीं पर हमें छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझ आता है। इकिगाई किसी बड़ी उपलब्धि का इंतजार करने में नहीं है। बल्कि सुबह उगते सूरज को देखने में या दोस्तों के साथ चाय पीने में है। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सभी सिद्धांतों को हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनाएं कैसे? ओकिनावा में रहना तो सबके लिए मुमकिन नहीं है। नहीं है। और किताब भी यही कहती है कि इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन में पा लिया जाए। ये एक सफर है। तो शुरुआत कैसे करें? छोटे छोटे बदलावों से। जैसे ओकिनावा के लोग बड़े बड़े भारी भरकम लक्ष्य नहीं बनाते जो अक्सर तनाव की वजह बनते हैं। हाँ, जो हमें निराश कर देते हैं। वो अपने काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटते हैं। इससे असफलता का डर कम हो जाता है और लगातार प्रगति का एहसास होता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। और दूसरी जरूरी बात यह है कि अपने इकिगाई को पैसों से ना जोड़ें। अच्छा। ये मुमकिन है कि जिस काम से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो, उससे शायद आपको ज्यादा पैसे ना मिले। हो सकता है आपका इकिगाई किसी की मदद करना हो या कोई नई भाषा सीखना हो। तो ये जरूरी नहीं कि आपका जुनून ही आपका पेशा हो। बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करता है। आपका इकिगाई वो काम हो सकता है जिसे आप अपनी नौकरी के बाद करते हैं, जो आपकी आत्मा को पोषण देता है। इसी वजह से ओकिनावा के बुजुर्ग रिटायर होने के बाद भी अपने खेतों में काम करते हैं या अपना हुनर दूसरों को सिखाते हैं। पैसे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वही उनका इकिगाई है। वो उन्हें जिंदा होने का एहसास कराता है। और यहीं पर किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश आता है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। नेवर रिटायर, जस्ट स्लो डाउन। कभी रिटायर मत हो, बस अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर दो। जब तक आपके पास सुबह उठने की कोई वजह है, आप सही मायने में जीवित हैं। तो इन सब का निचोड़ यही है कि एक लंबा, स्वस्थ और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें किसी जादुई गोली की जरूरत नहीं है। हमें बस कुछ बुनियादी चीजों की ओर लौटना होगा। जी, एक स्पष्ट उद्देश्य, गहरे सामाजिक संबंध, निरंतर सक्रियता, संतुलित खानपान और वर्तमान क्षण में जीने की कला है। तो उम्मीद है कि इकिगाई की ये बातें सुनने वालों को एक नया नजरिया देंगी, ये सोचने पर मजबूर करेंगी कि उनका इकिगाई क्या है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती है।